गुड मॉर्निंग बेटे। अब अपन आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक टर्म होता है बेटा ट्रेकीकार्डिया। एक टर्म है टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया का मतलब होता है इंक्रीज इन हार्ट बीट। इंक्रीज इन हार्ट बीट। जब हार्ट बीट बढ़ जाती है ना तो उसको बोलते हैं ट्रेकीकार्डिया। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ता है तो पल्स रेट 10 से बढ़ती है। ठीक है, अगर 1 डिग्री टेम्परेचर हमारा 37 का 38 अगर हुआ, ठीक है, तो जो पल्स रेट है वो कितने से बढ़ेगी? 10 से बढ़ेगी। या 98 से 99.4 हुआ तो कितने से बढ़ेगी? 10 से बढ़ेगी। उसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रेकीकार्डिया। ऐसे ही होता है बेटा ब्रेकीकार्डिया। ठीक है, डिक्रीज इन हार्ट बीट। डिक्रीज इन हार्ट बीट, हार्ट बीट का डिक्रीज होना। एक होता है एरिथीमिया, दैट इज इर्रेगुलर हार्ट बीट। एरिथीमिया इसको बोलते हैं इर्रेगुलर हार्ट बीट। ठीक है, तो ये 3 टर्म थे जो आपको मालूम होना चाहिए। अब इसके बाद में आता है पल्स, कि भाई पल्स क्या होती है। तो अगला टॉपिक है पल्स। देखिए, पल्स की अगर अपन बात करते हैं तो जो हमारा थंब होता है, थंब के नीचे जहाँ डॉक्टर हाथ रख के देखते हैं उसको बोलते हैं रेडियल आर्टरी। अंगूठे के नीचे जो आर्टरी होती है, जहाँ पे डॉक्टर 3 उंगली अपनी रख के चेक करते हैं, नाड़ी जो लोग चेक करते हैं, तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? रेडियल आर्टरी। ठीक है, तो वहाँ पर अपने को एक वेन या आर्टरी, बेसिकली वो रेडियल आर्टरी देखते हैं। तो आर्टरी क्योंकि हार्ट से कनेक्टेड होती है, तो आर्टरी जो है वो आपको अप एंड डाउन होती हुई दिखेगी। ठीक है, मतलब जो हार्ट की एक्टिविटी है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, उसके हिसाब से अपने को यहाँ पे पल्स जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो पल्स की अगर अपन बात करें तो ये आर्टरी जो होगी उस पर जनरली ये देखा जाता है। तो पहले रेडियल आर्टरी देखते हैं, फिर हमारी जो जॉइंट्स हैं, एल्बो जॉइंट, वहाँ पर बेटा ब्रेकियल आर्टरी होती है, उसको देखते हैं। उसके बाद में सबसे आखिरी में गले वाली जो आर्टरी होती है, कैरोटिड आर्टरी, उसको देखते हैं। ठीक है, जो ब्लड हार्ट से पंप होता है उसके कारण आर्टरी के अंदर जो डिस्टेंशन होता है, वो डिस्टेंशन जो है वो हमको फील होता है। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? पल्स। क्या बोलते हैं? पल्स। ठीक है, तो पल्स की अगर अपन बात करें तो जो ह्यूमन है उसके अंदर जो पल्स का रेट है वो कितना होता है? 72 पर मिनट इन मेल एंड 80 पर मिनट इन फीमेल। ठीक है, तो पल्स एक्चुअल में है क्या? जो हमारा हार्ट पंप कर रहा है, वो जो पंपिंग एक्टिविटी के कारण जो आर्टरीज़ हैं उसके अंदर जो डिस्टेंशन हो रहा है और जो वेव लाइक जनरेट हो रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं? पल्स। तो ये जनरली अपन रेडियल आर्टरी में पहले देखते हैं, उसके बाद अगर नहीं होती तो ब्रेकियल आर्टरी, और ब्रेकियल के बाद में अपन कैरोटिड आर्टरी। तो नॉर्मल जो पल्स रेट है वो होता है 72 पर मिनट इन मेल एंड 80 पर मिनट इन फीमेल। दिस इज़ द पल्स रेट। ठीक है, और ये जो पल्स रेट है ये एज के साथ में, छोटे बच्चों का देखोगे तो वो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, सेक्स के साथ में, एक्टिविटी के साथ में, इमोशन के साथ में अप एंड डाउन होता रहता है। तो अपन बोल सकते हैं कि पल्स इज़ ए अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन ऑफ सुपरफिशियल आर्टरी। pulse is
अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन ऑफ सुपरफिशियल आर्टरीज। ठीक है, और ये हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी के कारण होता है। तो जो हार्ट बीट होती है वो किससे रिलेटेड होती है बेटा? हार्ट से होती है। फिर अगला टॉपिक आता है रिदमिसिटी ऑफ द हार्ट। अगला टॉपिक है रिदमिसिटी ऑफ हार्ट बीट। देखिए, रिदमिसिटी ऑफ हार्ट बीट की अगर अपन बात करते हैं तो हार्ट बीट क्या है? इज़ रिदमिक, एक रिदम में होती है, धक 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 जो आप देखते हैं। तो इसमें रेगुलर रिकरेंट कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक्सपांशन होता है। मतलब हार्ट जो है वो सिस्टोल करता है और वो डायस्टोल करता है। ठीक है, हार्ट क्या करता है बेटा? सिस्टोल करता है, और हार्ट क्या करता है? डायस्टोल करता है। तो ये जो हार्ट जो ऑटो रिदमिसिटी शो कर रहा है, ठीक है, हार्ट जो ऑटो रिदमिसिटी शो कर रहा है बिकॉज इम्पल्स जो है वो हार्ट के अंदर डेवलप हो रही है। ठीक है, इम्पल्स जो है वो हार्ट के अंदर बेटा डेवलप हो रही है। और ये इम्पल्स को डेवलप कौन कर रहा है? इस इम्पल्स को डेवलप करने के लिए वहाँ पे एक मायोजेनिक नोडल टिश्यू होता है जिसको बोला जाता है एसे नोड। ठीक है, जो मैंने बैटरी बोली है, मतलब एसे नोड जो करंट निकालेगा उस करंट को अपन इम्पल्स बोलेंगे। उस इम्पल्स के कारण हार्ट जो है वो अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन शो कर रहा है। तो रिदमिसिटी ऑफ हार्ट बीट की अगर अपन बात करेंगे तो अपन बोल सकते हैं हार्ट बीट इज रिदमिक। हार्ट बीट क्या है? रिदमिक, दैट इज रेगुलर रिकरेंट मूवमेंट involving contraction and expansion of heart, and this heart possesses a self excitable myogenic nodal tissue called sinoatrial नोड, या इसको बोलते हैं बेटा SA नोड। मतलब हार्ट के पास में खुद ही एक्साइट होने के लिए एक मायोजेनिक नोडल टिश्यू होता है। उस नोडल टिश्यू को अपन क्या बोलते हैं? SA नोड। क्योंकि SA नोड ही जो होगा ना बेटा, यही इम्पल्स को क्या करेगा? जनरेट करेगा। तो उसी इम्पल्स के कारण हार्ट जो होगा वो अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन शो करेगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं? ऑटो रिदमिसिटी। क्या बोलते हैं इसको? ऑटो रिदमिसिटी। क्योंकि जो इम्पल्स है वो हार्ट के अंदर ही क्या हो रही है बेटा? डेवलप हो रही है। यहाँ पर क्या होता है बेटा, जो इंटरस्टिशियस फ्लूइड है उस इंटरस्टिशियस फ्लूइड के अंदर सोडियम आयन होता है। क्या होता है? सोडियम आयन। और जो मसल फाइबर्स होते हैं वो मसल फाइबर्स की जो कवरिंग होती है उस कवरिंग के ऊपर 3 चैनल्स होते हैं। जैसे अगर अपन बात करें, जैसे ये एक कोई भी जैसे अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो अगर आपको शायद 9th क्लास का याद हो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसका सबसे अच्छा मॉडल दिया था फ्लूइड मोसेक मॉडल।
विच वॉज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। तो जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बेटा अलग अलग चैनल्स होते हैं चीज़ों को आने के लिए। अगर आपको याद हो तो इसीलिए अपन बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमिएबल। उसको अलग अलग नाम देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि इस मेम्ब्रेन के अंदर बेटा अलग अलग चैनल्स होते हैं। जैसे मान लेते हैं ये सोडियम चैनल है, पोटेशियम चैनल है एंड कैल्शियम सोडियम चैनल है। तो 3 टाइप के चैनल्स जो हैं वो अपने को जो हार्ट है उसका जो मसल फाइबर है उस मसल फाइबर की कवरिंग पे मिलेंगे। हार्ट के जो मसल फाइबर हैं उन मसल फाइबर पे 3 टाइप के चैनल अपने को मेम्ब्रेन की कवरिंग पे मिलेंगे। सोडियम चैनल मिलेगा, पोटेशियम चैनल मिलेगा, सोडियम कैल्शियम चैनल मिलेगा। 3 अलग अलग टाइप के चैनल बेटा अपने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये चैनल क्यों है? क्योंकि अपने को ये मालूम है कि जो इंटरस्टिशियस फ्लूइड है बेटा, उस इंटरस्टिशियस फ्लूइड के अंदर सोडियम आयन जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल जब मिलेगा तो चैनल जो है वो ओपन और क्लोज होंगे। ठीक है, मतलब ये चैनल जो हैं ये पूरे समय ओपन नहीं रहते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल जब डेवलप होता है ऐसे नोड के द्वारा तो चैनल ओपन और क्लोज होते हैं और तभी एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे कि अलग अलग पोटेंशियल होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने आपको कॉमन सी एक चीज़ बताई कि जो हार्ट है, हार्ट की अंदर अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है। तो वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हार्ट के अंदर खुद ही एक एक्साइटेबल नोडल टिश्यूज़ होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? ऐसे नोड। क्या बोलते हैं? ऐसे नोड। तो उस ऐसे नोड के कारण क्या हो रहा है? ये अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है। तो इसके अंदर जो फ्लूइड होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियस फ्लूइड। तो इसका जो इंटरस्टिशियस फ्लूइड होता है उसमें क्या देखने को मिलेगा अपने को? सोडियम आयन। क्या देखने को मिलेगा? सोडियम आयन। तो अपन बोल सकते हैं इट्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड is rich in सोडियम आयन। ठीक है, और जो मसल फाइबर हैं उन मसल फाइबर को अगर अपन देखते हैं तो उन मसल फाइबर में अपने को 3 टाइप के चैनल्स देखने को मिलेंगे। तो द मसल फाइबर्स हैव 3 types of channels in their covering membrane। जो मसल फाइबर होंगे बेटा उनकी जो मेम्ब्रेन होगी उसमें 3 तरह के चैनल्स होते हैं। पहला होता है सोडियम चैनल, दूसरा होता है पोटेशियम चैनल, और तीसरा होता है कैल्शियम सोडियम चैनल। कैल्शियम सोडियम चैनल मतलब जो मसल फाइबर होगा बेटा हार्ट के अंदर जो ऐसे नोड है, फिर हार्ट के पास जो ऐसे नोड है वहाँ पे अगर अपन हार्ट की मसल जो होगी उसके जो फाइबर्स होंगे बेटा उनमें 3 टाइप के चैनल्स होंगे, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल और कैल्शियम सोडियम चैनल। तो ये जो चैनल हैं ये ओपन और क्लोज होते हैं एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे। ठीक है, एंड दिस channels are closed and open at a particular पोटेंशियल। एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे ये ओपन और क्लोज होते हैं। ठीक है, तो जब ये मेम्ब्रेन रेस्ट में होती है, जब इसके अंदर कोई भी चीज़ का एक्सचेंज नहीं होता, बाहर की चीज़ बाहर और अंदर की चीज़ अंदर, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो वो जो रेस्ट में इसका मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होता है बेटा वो होता है -50 to -60 MV। तो द
resting membrane potential is minus 55 millivolt to -60 MV। मतलब जब मेम्ब्रेन रेस्ट में है तो रेस्ट के अंदर क्या होगा कि बाहर के प्लस बाहर होंगे, अंदर के माइनस अंदर होंगे। ये प्लस और माइनस किसके कारण है बेटा? आयंस के कारण। किसके कारण है ये? आयंस के कारण। बाहर अगर अपन देखेंगे तो अपने को सोडियम आयन देखने को मिलेंगे, अंदर देखेंगे तो अपन पोटेशियम आयन देखने को मिलेंगे। तो जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम तो आयंस के कारण बेटा जब ये रेस्ट में इस कंडीशन में होता है कि बाहर प्लस होता है अंदर माइनस होता है, दैट मीन दिस मेम्ब्रेन इज इन रेस्ट। और इस मेम्ब्रेन को अपन बोलते हैं पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अगर अपन देखेंगे बेटा तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना आएगा? -55 से लेकर -60 MV आएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है। इस समय क्या होगा? कुछ सोडियम आयन जो होंगे बेटा, कुछ सोडियम आयन चैनल्स सोडियम को अंदर की तरफ पहुंचाएंगे। सोडियम आयन कहाँ जाएंगे बेटा? अंदर की तरफ आएंगे। ठीक है। तो सम ऑफ द सोडियम आयन चैनल्स, रेस्ट की बात कर रहे हैं, चैनल सेंड Na+ inward and creating a membrane potential of -40 MV। ठीक है। देखिए जैसे ये बेटा मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन पे बाहर जो मान लेते हैं सोडियम आयन है ना। तो कुछ सोडियम आयन किधर आएंगे? इधर अंदर की तरफ आएंगे। ठीक है। और जैसे ही सोडियम आयन अंदर की तरफ आएंगे तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो -55 था वो कितना हो जाएगा? -40। कितना हो जाएगा? -40। और जैसे ही पोटेंशियल -40 MV होगा तो कैल्शियम और सोडियम के जो चैनल है वो एंट्री को ओपन कर देंगे, वो भी ओपन हो जाएंगे। ठीक है। पहले वो बंद थे। सबसे पहले जैसे ही रेस्ट में था तो उस समय क्या हुआ बेटा कि जो सोडियम आयन थे, कुछ सोडियम आयन बाहर से किधर आए? अंदर की तरफ आए। तो अंदर की तरफ उन्होंने पोटेंशियल कितना कर दिया? -40 MV कर दिया। ठीक है। सो व्हेन द पोटेंशियल इज -40 MV। ठीक है। पोटेंशियल कितना है? -40 MV। देन कैल्शियम सोडियम, ये दोनों एक ही चैनल है। कैल्शियम सोडियम चैनल्स ओपन, ये चैनल बेटा ओपन हो जाएगा एंड लीडिंग टू द एंट्री ऑफ दिस आयंस, सोडियम और कैल्शियम आयन, फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो पहले यहाँ पे कितना था? -55, -50 सोडियम अंदर आया तो कितना हो गया? -40। -40 जैसे ही हुआ तो बेटा यहाँ पे कौन ओपन हो जाएगा? कैल्शियम और सोडियम का चैनल ओपन हो जाएगा। ये चैनल ओपन हो जाएगा तो और सोडियम आयन और कैल्शियम आयन किधर आएंगे बेटा? अंदर की तरफ आएंगे। कहाँ से आएंगे? इंटरस्टिशियस फ्लूइड से। तो इसके कारण क्या होगा? अंदर जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। भाई बाहर से कुछ सोडियम आया तो वो -55 से -40 पे आ गया। और सोडियम आते गए बहुत सारे सोडियम जो है बेटा अंदर आ गए। तो अंदर सोडियम जैसे जैसे अंदर की तरफ आएंगे तो जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव में होता जाएगा बिकॉज ऑफ दैट आयंस। ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं एज ए रिजल्ट ए नियर पॉजिटिव पोटेंशियल develop
resulting in जनरेशन ऑफ इम्पल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगी बेटा, इम्पल्स हो जाएगी, और विद इन 100 to 150 मिली सेकेंड, ठीक है, वापस से कैल्शियम और सोडियम का चैनल क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और पोटेशियम का चैनल ओपन हो जाएगा। सो विद इन 100 to 150 मिली सेकेंड कैल्शियम सोडियम चैनल क्लोज, कैल्शियम और सोडियम का चैनल क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम सोडियम चैनल क्लोज वाइल K+ चैनल ओपन, और फिर पोटेशियम का चैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये मेम्ब्रेन थी, पहले अंदर कौन आया, सोडियम आया, सोडियम आता गया, सोडियम आता गया, बाद में सोडियम और कैल्शियम दोनों अंदर आते गए। ठीक है, तो अंदर सोडियम के कारण प्लस चार्ज होने लगा, और सोडियम आया तो और प्लस होने लगा, कैल्शियम आया तो और प्लस होने लगा, और अंदर ऑलरेडी कौन बैठा होता है, K+। बाहर जैसे कौन बैठा था इंटरस्टिशियल फ्लूइड में Na+, तो यहाँ कौन बैठा होता है, K+। तो K+ के कारण भी पॉजिटिविटी, कैल्शियम आयन के कारण भी पॉजिटिविटी, सोडियम के कारण भी पॉजिटिविटी, तो फाइनली यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ जो होंगे बेटा वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और बाहर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही सोडियम और कैल्शियम का चैनल बेटा क्लोज होगा और K+ का चैनल ओपन होगा, तो यहाँ से कौन बाहर भागेगा, यहाँ से K+ जो है वो बाहर की तरफ फिर भागना शुरू करेंगे। जैसे ही K+ बाहर की तरफ भागना शुरू करेंगे तो वापस से पोटेंशियल कैसा होने लगेगा, नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा, और पोटेंशियल जैसे ही नेगेटिव होगा तो इम्पल्स क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं क्या ओपन हुआ, K+ चैनल ओपन, सो K+ आयंस मूव्स आउट resulting in development of negative potential and stoppage of impulse। ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप होगा और इम्पल्स स्टॉप हो जाएगी, और नेगेटिव पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -60 MV तक चला जाएगा। ठीक है, और फिर अगली साइकिल आएगी, फिर वही पोटेंशियल बेटा चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो शुरुआत किसने करी, यहाँ पे शुरुआत जो करता है रिदमिसिटी को मेंटेन करने के लिए वो ऐसे नोड करता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे नोड जो है सेल्फ एक्साइटेबल मायोजेनिक नोडल टिश्यू होता है। ठीक है, और इसी के कारण जो है ये सब कुछ होता है, मेम्ब्रेन का एक्सचेंज होता है। तो इसी को ये हार्ट बीट को क्या करता है भाई, पहले माइनस था, माइनस से प्लस में लेके आया, प्लस से फिर माइनस में लेके आएगा, फिर वापस से पोटेंशियल डेवलप होगा, फिर प्लस में आएगा, फिर माइनस में जाएगा। तो ये अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये चलता रहेगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए उसको इनिशिएट करने वाला कौन लगेगा, ऐसे नोड, कौन लगेगा, ऐसे नोड। इसीलिए अपन ऐसे नोड को क्या बोलते हैं, पेस मेकर। क्या बोलते हैं बेटा उसको, पेस मेकर। तो इस टाइप से हमारे हार्ट के अंदर अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। अब आता है बेटा अगला टॉपिक, दैट इज़ ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो अपन फ्रेश पेज पे देखते हैं इसको, ECG को। तो ECG की अगर अपन बात करते हैं तो ECG दैट इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, अगर अपन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की बात करते हैं तो बेसिकली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता क्या है, जैसे आपने सुना होगा ना कि भाई ECG निकाल ली, हार्ट अटैक आया या कुछ पेन हो रहा है तो बोले ECG निकाल लो। तो ECG बेसिकली एक ग्राफिकल रिकॉर्डिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, जो कार्डियक इम्पल्स प्रोड्यूस होती है ऐसे नोड के द्वारा, उसका।
ठीक है। तो ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ पोटेंशियल प्रोड्यूस बाय कार्डियक इम्पल्स, जो कार्डियक इम्पल्स जनरेट हो रही है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और कार्डियक इम्पल्स को ओरिजिनेट करने वाला कौन है, ऐसे नोड से जाएगा एवी नोड से जाएगा बंडल ऑफ हिस, बंडल से जाएगा परकिंजी फाइबर। तो ये जो इम्पल्स जनरेट हो रही है ऐसे नोड से, और ऐसे नोड से एवी नोड पे जा रही है, बंडल ऑफ हिस पे जा रही है, परकिंजी फाइबर पे जा रही है, तो इसके कारण जो पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है उस पोटेंशियल प्रोड्यूस होने का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जब ऐसा ग्राफ डेवलप करते हैं मशीन को तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलेंगे, और जो इंस्ट्रूमेंट देखिए द इंस्ट्रूमेंट इम्प्लॉयड फॉर ईसीजी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, ईसीजी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और इंस्ट्रूमेंट को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, तो अगर अपन ईसीजी की बात करते हैं तो ईसीजी क्या होता है, इट इज graphical recording of electric potential produced by cardiac impulse during its origin at SA node। ठीक है, SA नोड, फिर SA नोड से कहाँ जाएगा, AV नोड, AV नोड से कहाँ जाएगा, बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस से कहाँ जाएगा, परकिंजी फाइबर्स। कहाँ जाएगा बेटा, परकिंजी फाइबर्स के पास में जाएगा, और ये ग्राफिकल रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस बाय कार्डियक इम्पल्स। ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट होगा बेटा, ऐसे नोड से कहाँ जाएगा, एवी नोड, एवी नोड से कहाँ जाएगा, बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से कहाँ जाएगा बेटा, परकिंजी फाइबर के पास में जाएगा। ठीक है, और इस काम को करने के लिए जिस मशीन को हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, अब देखिए जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है बेटा, इसको अगर अपन देखें तो अगर आपने देखा होगा कि किसी की ईसीजी निकलते देखी होगी तो क्या होता है कि जो उसके दोनों हाथ और दोनों पैर होते हैं उनके ऊपर एक एक लीड लगा दी जाती है, और कुछ 5 या 6 लीड्स जो है वो चेस्ट पे लगा दी जाती है। तो पूरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेवलप कर देते हैं, हाथ दोनों पैर, यहाँ पे बेटा वो इलेक्ट्रिक की लीड लगा देते हैं, फिर चेस्ट में थोड़ा सा सॉल्यूशन लगाते हैं, सॉल्यूशन लगा के कुछ लीड्स लगा देते हैं, उसके बाद में मशीन्स पे रिकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, ठीक है, ये स्ट्रिंग गैल्वेनोमीटर जो है उसका एक रिफाइंड फॉर्म है। एक गैल्वेनोमीटर होता है बेटा, ठीक है, उस गैल्वेनोमीटर का ये रिफाइंड फॉर्म है, और इसको सबसे पहले एम्प्लॉयड किया था एंथोवन ने। ठीक है, ईसीजी टेक की थी सबसे पहले वेलर ने, इसीलिए एंथोवन को कहा जाता है फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ is a refined form of string galvanometer, first employed by एंथोवन,
However, the first ECG was taken by वेलर। पहली ECG किसने ली थी? वेलर ने ली थी। दैट्स वाई एंथवन इज नॉन एज फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियो। ठीक है, तो अपन एंथवन को क्या बोलते हैं? सो एंथोवन is called father of इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक मशीन आ गई है, और वो ऑटोमेटिक मशीन जो है वो ऑटोमेटिक मशीन ही क्या करती है बेटा? ECG जो है उसको रीड करती है। अब ECG जो होता है बेटा उसके अंदर 5 वेव्स होती हैं। अगर अपन ECG को देखें तो ECG के अंदर अपने को 5 वेव्स देखने को मिलेगी। हेलो हेलो, हाँ कौन? सर बाद में लगाइएगा, मैं क्लास ले रहा हूँ सर अभी। PQRST PQRST। ठीक है, अगर अपन ECG को देखते हैं बेटा तो ECG में अपने को 5 वेव्स दिखती है, या अपन बोल सकते हैं डिफ्लेक्शन, जिनको अपन कंबाइनली बोलते हैं PQRST। ठीक है, तो जो ECG होती है बेटा, ECG थोड़ा ज़्यादा ऊपर तक चली गई है तो सही कर देता हूँ एक लेवल पे। ECG हैज़ 5 वेव्स, 5 वेव्स होती हैं, या इसको अपन क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्शन। ठीक है, विच आर कन्वेंशनली designated as PQRST। इम्पोर्टेंट है बेटा। ठीक है, इनको अपन क्या बोलते हैं? PQRST। ठीक है, कितनी वेव हो गई बेटा? 5। तो जो 5 वेव्स हैं इनको अगर अपन देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल पार्ट्स में होती इन द बिगनिंग, उसको अपन बोलते हैं आइसो पोटेंशियल बेस लाइन। अपने को उतना बहुत ज़्यादा कुछ काम का नहीं है इसमें। अपने को केवल ये देखना है कि जो 3 वेव है PRT, जैसे अगर आप देखेंगे इसके अंदर ये 3 वेव जो देखेंगे जैसे PRT, तो ये तीनों वेव्स जो हैं ये जो तीनों वेव्स हैं बेटा, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये बेस लाइन के ऊपर है। किसके ऊपर है? ये बेस लाइन के ऊपर है। तो इन तीनों को अपन क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वेव। और ये दोनों जो हैं Q और S, इनको क्या बोलते हैं? नेगेटिव वेव्स। ठीक है, तो 2 टाइप की वेव्स होती हैं, पॉजिटिव वेव्स एंड नेगेटिव वेव्स। कितने टाइप की वेव्स होती हैं?
दो टाइप की वेव्स होती हैं, पॉजिटिव वेव्स एंड नेगेटिव वेव्स। तो पी आर एंड टी वेव्स ये लाइन के ऊपर होती हैं, तो इनको अपन क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वेव्स। तो पी आर एंड टी वेव्स लाइज above horizontal line, so they are called पॉजिटिव वेव्स। क्या बोलते हैं इनको, पॉजिटिव वेव्स बोलते हैं बेटा, ठीक है। और क्यू और एस लाइन के नीचे है ना, तो इनको अपन क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेव्स। वाइल क्यू एंड एस लाइज बिलो horizontal lines are called नेगेटिव वेव्स। इनको अपन क्या बोलते हैं बेटा, नेगेटिव वेव्स बोलते हैं। अब जो P है, अब देखो क्वेश्चन क्या आता है इसके अंदर जनरली कि यार P वेव्स क्या बताती है, QRS कॉम्प्लेक्स क्या होता है, S क्या रिप्रेजेंट करता है, T क्या रिप्रेजेंट करता है। तो अगर अपन यहाँ पे देखें तो जो P है वो रिप्रेजेंट करता है कि एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो रहा है ऐसे नोड पे और पूरे ओरिकल्स पे इम्पल्स स्प्रेड हो रही है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो P वेव है, P वेव represent the development of action potential at SA node। इम्पोर्टेंट है, P वेव रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो रहा है कहाँ पर, ऐसे नोड के ऊपर, ठीक है। और इम्पल्स जो है वो पूरे ओरिकल्स पे स्प्रेड हो रही है, ठीक है। एंड इम्पल्स स्प्रेड थ्रू आउट द ओरिकल्स। पूरे ओरिकल्स पे इम्पल्स जो है वो बेटा क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है। मतलब जो ओरिकल की मसल्स हैं वो डीपोलराइज्ड होना स्टार्ट हो गई हैं। पहले पोलराइज्ड कंडीशन में थी, जैसे ही बेटा पोटेंशियल जनरेट हुआ तो ओरिकल की मसल क्या हो जाएगी, डीपोलराइज्ड होना स्टार्ट हो गई है। ये बात कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, पी वेव, ठीक है। और उसके कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद एक कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं QRS कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आफ्टर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भाई ओरिकल्स जो हैं वहाँ पे, वहाँ की जो मेम्ब्रेन है वो क्या होना शुरू हो गई है बेटा, डीपोलराइज्ड होना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि वहाँ पोटेंशियल जनरेट हो गया। पोटेंशियल जनरेट हो गया तो मसल फाइबर क्या हो रहे हैं, डीपोलराइज्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो आफ्टर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एक नया कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो जाता है जिसको अपन बोलते हैं QRS कॉम्प्लेक्स। तो आफ्टर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ QRS बिगिन, ठीक है, विथ स्मॉल डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन है, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, थोड़ा नीचे की तरफ वो चला जाएगा बेटा, डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो QRS कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं रीपोलराइजेशन ऑफ ओरिकल। भाई P ने क्या रिप्रेजेंट करा, डीपोलराइजेशन, और Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, QRS रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा रीपोलराइजेशन। और किसका डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल की मसल का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, QRS रिप्रेजेंट repolarization of auricle and depolarization
ऑफ वेंट्रिकल मसल, मतलब वेंट्रिकल की मसल डीपोलराइजेशन और ऑरिकल की वापस से क्या होना बेटा, रीपोलराइजेशन। ठीक है, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर भी अगर अपन देखेंगे ना बेटे, तो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को अगर अपन देखेंगे तो क्यूआरएस के अंदर अलग अलग कंपोनेंट होंगे। जैसे अगर अपन देखें तो डिफरेंट कंपोनेंट आर पी क्यू, क्यू आर एंड आर एस, तीन है। तो इसमें जो पी क्यू है, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, ये क्या इंडिकेट करेगा, ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ऑरिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन या एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, क्यू आर ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्प्रेड ऑफ कार्डियक इम्पल्स फ्रॉम एस ए नोड टू ए वी नोड, स्प्रेड ऑफ कार्डियक इम्पल्स फ्रॉम एस ए नोड टू ए वी नोड। ठीक है, उसको ये रिप्रेजेंट करेगा कौन, क्यू आर। ठीक है, कि इम्पल्स जो है एस ए नोड से कहाँ चली गई, ए वी नोड तक। और आर एस ये क्या बताएगा कि इम्पल्स जो है वो स्प्रेड हो गई ए वी नोड टू परकिंजी फाइबर्स, इम्पल्स spread from AV node to Purkinje फाइबर। AV नोड से कहाँ चली गई, वो Purkinje फाइबर्स तक चली गई एंड वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और वेंट्रिकल का क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन। ठीक है, वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन मतलब इनिशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाना। ठीक है, तो वेंट्रिकल कब तक, अब इसमें लिख लेते हैं अपन, जैसे परकिंजी फाइबर्स तक चली गई है एंड वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, एंड वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कि जो वेंट्रिकल है बेटा उनका क्या हो गया है, डीपोलराइजेशन हो गया है। ठीक है, पहले वो कोई भी मेम्ब्रेन होती है वो पोलराइज्ड कंडीशन में होती है, जैसे उसके पास में इम्पल्स आती है तो वो डीपोलराइज्ड होती है, डीपोलराइज के बाद में वापस से रिपोलराइज होती है। ठीक है, तो इस टाइप से इम्पल्स जो है वो जनरेट होती है। जैसे अगर आपने देखा होगा तो कोई भी वेव इस टाइप से चलती है, अगर आपने देखा होगा, है ना, तो पॉजिटिव नोड नेगेटिव नोड, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव इस टाइप से चलती है। तो यहाँ पे जब वो पॉजिटिव थी मतलब पोलराइज्ड थी, पोलराइज से डीपोलराइज्ड हो गई, डीपोलराइज से वापस से रिपोलराइज्ड हो गई, वापस वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ गई। तो यहाँ पर भी अगर अपन देखेंगे तो इम्पल्स जो है वो जनरेट होगी ऐसे नोड से एवी नोड के पास जाएगी, एवी नोड से परकिंजी फाइबर के पास जैसे ही पहुँचेगी तो परकिंजी फाइबर कहाँ पे स्प्रेड है बेटा, वेंट्रिकल्स के ऊपर। तो वेंट्रिकल के अंदर डिपोलराइजेशन होगा, इट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन जो है वेंट्रिकल का वो स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज़ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो इट इनिशिएट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, और वेंट्रिकल कब तक कॉन्ट्रैक्ट करते रहेंगे, एसटी पार्ट तक, एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू ड्यूरिंग एसटी पार्ट। ठीक है, एसटी पार्ट तक ये कंटिन्यू रहेंगे। उसके बाद वेंट्रिकल क्या हो जाएंगे बेटा, रिलैक्स हो जाएंगे और वापस से रीपोलराइजेशन वेव जो है वो डेवलप हो जाएगी, फिर पी जो है वापस से पी आएगा, फिर क्यू आएगा, इस टाइप से ये पूरा का पूरा चलता रहेगा। ठीक है, अब इसमें अगर अपन देखें तो इसमें अपने को कुछ इंटरवल्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे अगर अपन पी क्यू इंटरवल्स की बात करते हैं, पी क्यू इंटरवल की अगर अपन बात करते हैं तो ये बिगनिंग ऑफ पी वेव, ठीक है, पी वेव की बिगनिंग होगी एंड बिगनिंग ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, तो उसके बीच का जो नॉर्मल टाइम इंटरवल है वो क्या कहलाएगा, पी क्यू टाइम इंटरवल, और इसको कभी कभी पी आर टाइम इंटरवल भी बोल देते हैं क्योंकि ओकेशनली क्यू एब्सेंट हो जाता है। तो इसके अंदर 0.16 का सेकेंड टाइम लगता है, कितना लगता है, 0.16। तो पी क्यू इंटरवल
ठीक है। तो टाइम इंटरवल बिटवीन बिगिनिंग ऑफ P wave and beginning of QRS कॉम्प्लेक्स, उसको अपन क्या बोलते हैं, PQ इंटरवल, और 0.16 सेकेंड का होता है बेटा। कितने का होता है? 0.16 सेकेंड का। ऐसे एक और होता है QT इंटरवल। QT इंटरवल के बाद तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से बिगिन होता है Q वेव और T वेव पे एंड हो जाती है। इसमें केवल आप केवल टाइम ध्यान में रखिए, 0.35 सेकेंड। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बिगिन होगा विद द स्टार्ट ऑफ Q वेव एंड एंड एट द T वेव। वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन Q वेव से स्टार्ट होगा और T वेव पे एंड हो जाएगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? QT इंटरवल। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बिगिन होगा Q वेव पे, एंड हो जाएगा T वेव पे, उसको अपन क्या बोलते हैं? QT इंटरवल। और कितना होता है? 0.35 सेकेंड का होता है, ठीक है। अब अपने को ये मालूम है कि ECG की मदद से अपन काफ़ी चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हार्ट के अंदर किस टाइप का डिफेक्ट है, वॉल का डिफेक्ट है, ठीक है, थ्रोम्बोसिस है, एंजाइना है, हार्ट अटैक है। तो अलग अलग चीज़ें जो हैं वो अलग अलग, जैसे डॉक्टर ECG देख के बता देता है कि यार क्या दिक्कत हो सकती है। तो इसके अंदर कुछ एग्जांपल दिए हैं कि किससे क्या होगा। तो जैसे अगर लेंथनिंग ऑफ PQ इंटरवल, अगर PQ इंटरवल जो है वो ज़्यादा लंबा हो गया, ठीक है, डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा बड़ी हो गई PQ की, तो जनरली ये क्यों होता है? इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ द कंडक्टिंग बंडल्स। मतलब यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो P और Q वेव जो है, ठीक है, अगर आपने ECG के अंदर देखा है तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा बेटा कि जो P और Q है, P और Q की लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा अगर बढ़ गई है, ठीक है, तो लेंथ ज़्यादा बढ़ना ये इंडिकेट करता है बेटा कि इन्फ्लामेशन हो सकता है या इन्फेक्शन हो सकता है कंडक्टिंग बंडल्स का, या रूमेटिक फीवर या आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो सकता है, ठीक है। ये इंडिकेशन मिलता है डॉक्टर को, वो तो बाद में ही एंजियोग्राफी वगैरह जब करेंगे तो एग्जैक्ट मालूम पड़ जाता है। तो PQ इंटरवल अपने को क्या बता देता है? तो PQ इंटरवल अपने को, अगर PQ इंटरवल बढ़ गया, स्पाइक बड़ी हो गई, तो ये क्या इंडिकेट करेगा? इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ कंडक्टिंग बंडल्स। जो बंडल्स हैं, बंडल ऑफ हीस वगैरह, उनका इन्फ्लामेशन हो जाना। क्यों हो जाना? कोज्ड बाई आइदर रूमेटिक फीवर और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का मतलब जो वेन्स हैं, आर्टरीज हैं बेटा, उनके अंदर फैट और कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाना, ठीक है। तो ये एक तो ये हो गया बेटा। दूसरा इंडिकेशन, अगर Q और R वेव एनलार्ज हो गई तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो एनलार्ज Q एंड R वेव इंडिकेट मायोकार्डियल इन्फाक्शन, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, हार्ट अटैक जिसमें सडन डेथ हो जाती है, ठीक है। और अगर ST एलिवेटेड हो गया, S और T ज़्यादा एलिवेशन हो गया, एलिवेशन ऑफ ST वेव इंडिकेट एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन, सडन हार्ट अटैक आ गया। और ST वेव अगर डिप्रेस्ड हो गई, नीचे की तरफ चली गई या फ्लैट हो गई, तो हार्ट को इनसफिशेंट ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है। फोर्थ, ST वेव
is depressed and T wave flattened, और T एकदम फ्लैट हो गई है, ठीक है। कब होगा? when heart receive insufficient ऑक्सीजन, हार्ट को ऑक्सीजन जो है वो बराबर नहीं मिल रही है, ठीक है। और कार्डियक अरेस्ट जब आता है तो स्क्रीन जो होती है मॉनिटर की बेटा, उस पर एलिवेशन डिप्रेशन दिखते रहते, साउंड आता है पी, एक लॉन्ग साउंड आता है, वो इंडिकेट करता है कि हार्ट जो है उसको कम्प्लीटली फेल हो गया है और हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है। दिस इज़ ऑल अबाउट ECG। जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी के अंदर से आएगा, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो फिर अपन अगली क्लास में अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पेस मेकर, ब्लड प्रेशर,